गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस ये अपना लास्ट का लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम का JEE और नीट के एग्ज़ाम के लिए। अभी तक हम लोगों ने KP KC के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखे, उसका रिलेशन देखा, बाकी सब कुछ डिटेल्स देखे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे KP और KC के रिलेशन का जो फॉर्मूला हम लोग का KP इज इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल्टा N वाला, और ले कैटलेस प्रिंसिपल वाला, उसके ऊपर हम लोग के सम्स होंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ क्लास में से शीट मिला रहेगा, वो शीट में भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, उसमें से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना। अगर कुछ डाउट है तो डाउट पूछ लेना। फिलहाल हम लोग KP और KC के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल हम लोग को ये बोलता है कि फॉर द रिएक्शन PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिव्स PCl5 गैसियस, ठीक है, at 250 degrees Celsius. The value of Kc is 26, then the value of Kp on the सेम टेम्परेचर विल बी। देखो यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है PCl5 का। तो PCl5 का केमिकल रिएक्शन कैसे बनता है, PCl3 प्लस Cl2 इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है और गैसियस फेज है, तो मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम का होमोजेनियस वाला रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपको उन्होंने बोला है कि आपका टेम्परेचर दिया है 250 डिग्री सेल्सियस और आपको Kc का वैल्यू दिया है 26। तो आपको क्या निकालना है, Kp निकालना है। हम लोगों का Kp का फॉर्मूला होता है, Kp का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का वो होता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा En। ये हम लोगों का होता है Kp का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग के पास केमिकल रिएक्शन है, हम लोग को उन्होंने Kc दिया है। अभी उन लोगों ने हम लोग को टेम्परेचर दिया था 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था, देखो, ठीक है। तो इन्होंने कितना दिया था, 250 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको पता है कि हम लोग जो फॉर्मूला में जब लिखते हैं तब टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं केल्विन में। तो हमने को डिग्री सेल्सियस का किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, 250 प्लस 273 कर दिया, तो मुझे आया 523। देन इसके बाद उन्होंने हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला यूटिलाइज किया, Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल्टा N का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। उसमें सारे के सारे वैल्यूज डाल दिए। KC का वैल्यू डाल दिया 26। R का वैल्यू देखो, R का वैल्यू मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था थ्योरी में उसमें पहले ही मेंशन कर दिया था कि ये जो फॉर्मूला है इसमें R का वैल्यू हमेशा आपको 0.082 ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने R का वैल्यू 0.082 डाल दिया और टेम्परेचर का वैल्यू था वो 523 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद डेल्टा एन हम लोग को डालना है। डेल्टा एन देखो यहाँ पे PCl5 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, राइट। और Cl2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और PCl3 का 1 है। तो देखो PCl3 का 1 और Cl2 का 1, ये हो गया 2, राइट। और PCl5 का होता है 1, तो 1 माइनस 2 आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास 1 है और रिएक्टेंट का 2 है, तो आया आपको डेल्टा एन का वैल्यू -1। तो मैंने -1 डेल्टा एन के वैल्यू में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, वो सब फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद मुझे प्रॉपर आंसर आता है Kp का वैल्यू 0.606, ठीक है। देखो जो डेल्टा एन का वैल्यू मैंने -1 डाल दिया, इसलिए वो जो वैल्यू था जो ब्रैकेट वाला था वो ब्रैकेट वाला वैल्यू नीचे डिनोमीटर में चला गया है। तो Kp ये सब सॉल्व करने का Kp का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 0.606। तो 0.606 आपको आंसर यहाँ पे दिखता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग क्या बोलता है, फॉर द रिएक्शन सी, यहाँ पे सॉलिड दिया है, प्लस CO2 गैसियस फेज में दिया है और इट गिव्स 2CO। तो CO रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है, वो भी गैसियस फेज में दिया है। Then the partial pressure of CO2 and CO are 2 and 4 atm respectively at equilibrium. The Kp for the reaction. देखो ये एकदम आसान सा सवाल है, इसमें आपको Kp का वैल्यू निकालना है जो आपको रिएक्शन गिवन दिया है। हम लोग जब Kp का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग जब जो प्रेशर का वैल्यू जो लेते हैं या फिर जिसका प्रेशर लेते हैं पार्शियल प्रेशर, वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस, जितने भी गैसियस कंपोनेंट दिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उसी का लेते हैं, सॉलिड कंपोनेंट का लिया नहीं जाता है। तो ये हिंट आपको याद रखना है। बाकी तो आपका Kp का फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या है, CO है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो C और ये रिएक्शन दिख दिया, CO2 का उन्होंने दिया था 2, CO का दिया था 4, तो Kp इज इक्वल टू P ऑफ CO पावर 2 डिवाइड बाई P ऑफ CO2। पावर 2 इसलिए आ गया क्योंकि CO का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है।
तो मैंने सी और उसके जगह पे वैल्यूज डाल दिया, तो 4/4 हो गया, तो ये इसका आंसर आएगा 8। तो आपको यहाँ पे 8 आंसर कहाँ पे दिख रहा है? आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एकदम आसान सा सवाल था, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला काम था नहीं। सिर्फ आपको ये देखना था इसमें कि ये रिएक्शन हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन है या होमोजीनियस है। अगर यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट गैसेस होते तो केपी में हर एक आता। अगर गैसेस नहीं है सारे के सारे, तो सिर्फ जितने गैसेस प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं सिर्फ उसी का आपको पार्शियल प्रेशर वैल्यू कंसिडर करना है, ये चीज़ भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रिया Kp इज़ लेस देन Kc। ठीक है, तो ये हम लोगों को पूछता है कि फॉलोइंग जो आपको गिवन रिएक्शन दिया रहेगा वो रिएक्शन में आपका किसका वैल्यू Kp का वैल्यू Kc से छोटा होना चाहिए, ये ऐसा हम लोगों को पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अभी अगर मैं इसका सॉल्यूशन पे जाऊंगा तो आपको कंडीशन दिया है कि Kp शुड लेस देन Kc। ठीक है, तो उन्होंने केमिकल रिएक्शन दिया था N2, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन दिया था N2O4 गिव्स 2NO2। तो मैंने क्या कर दिया, पहले फर्स्ट ये सवाल में आपको ये क्वेश्चन में आपको हर एक आंसर के लिए आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैं आपको हिंट बताऊंगा कि कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि डायरेक्टली देख के कि भाई हाँ ये Kp इसका किसी से छोटा होगा या फिर स्मॉल होगा, ये आप लोग सिर्फ देख के भी केमिकल रिएक्शन भी गेस कर सकते हो। ठीक है, इसका एक हिंट होगा, पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके पीछे बेस क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शन दी थी, मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो था उसका N2O4 गिव्स 2NO2, ये मैंने रिलेशन डाल दिया। अभी मैंने डेल्टा एन आपको मिलता है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का NO2 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है, और N2O4 का कुछ है क्या, नहीं है, तो 1 है इसका मतलब, तो इसलिए मैंने डेल्टा एन का वैल्यू क्या लिया, 2 - 1, तो मुझे एन का वैल्यू क्या मिलता है, 1। अभी मैं ऐसे अज्यूम करूँगा ये फॉर्मूला डाल के कि मेरा Kc का वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, और डेल्टा एन का भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैंने ये जब मैं डालूंगा तो मुझे Kp का वैल्यू क्या आएगा, 24.6। अगर मैं Kc का वैल्यू 1 अज्यूम करता हूँ और मुझे Kp का वैल्यू 24.6 मिलता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे Kp मेरा बड़ा है, पर अपने को कंडीशन क्या बोला है, Kp शुड बी लेस देन Kc। तो इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है। तो इसी तरह आपको हर एक ऑप्शन के लिए सॉल्व करना है, तो ऑप्शन बी के लिए सॉल्व करना है, ऑप्शन सी के लिए भी सॉल्व करना है, और ऑप्शन डी के लिए भी सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे हर एक ऑप्शन के लिए आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बी, सी और डी को सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन सी आंसर जो है वो आपको ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अभी मैं आपको हिंट बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। डायरेक्टली रिएक्शन देखिए, देखो यहाँ पे 2 फर्स्ट ऑप्शन में देखो मैं क्या करूँगा, 2 - 1 करूँगा। क्यों 2 - 1 करूँगा, क्योंकि NO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और N2O4 का 1 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 - 1 करूँगा। तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आपको डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपका Kp हमेशा Kc से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बी में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे 2H है और 2H गिव्स H2 + I2 है। तो देखो H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, I2 का भी 1 है, तो 1 + 1 is 2 और HI का कितना है, 2, तो 2 - 2 is 0। तो ये वाले सम में Kp = Kc होगा, क्योंकि देखो RT पावर डेल्टा एन होता है, तो अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है RT पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कि Kp = क्या आएगा, Kc आएगा। ठीक है, अभी थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या बोलता है, देखो 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। तो देखो 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3, तो यहाँ पे 2SO3 है मतलब कि O2 हो गया, और ये साइड में रिएक्टेंट के साइड में 2 + 1 मतलब 3 हो गया, तो 2 - 3 = कितना होता है, -1। तो यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, अगर आपको डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे Kp Kc से क्या होगा, छोटा होगा, दैट इज Kp इज लेस देन Kc फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये हिंट याद रखनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग बाकी के भी आंसर्स गेस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि भाई नीचे वाला कंडीशन सेटिस्फाई करो कि Kp Kc से छोटा होना चाहिए या फिर Kp Kc से बड़ा होना चाहिए, ऐसे कंडीशंस आपको आएंगे। तो ये आपको मैंने एक हिंट बता दी कि डेल्टा एन का वैल्यू अगर -1 होगा, तो डेल्टा एन का वैल्यू -1 होगा, इसका मतलब कि Kp का वैल्यू Kc से हमेशा छोटा ही होगा। तो आप लोगों को ये हिंट याद रखनी है। ठीक है, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ओके मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ये हम लोगों ने, मेरे पास एक क्वेश्चन था पर उसके पास मेरा कुछ फ़ोटो नहीं था, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया।
तो इसमें क्या किया है, इसमें हम लोगों को सेम था कि आपको ये बताना था कि इसमें केपी केसी से बड़ा होगा या फिर केपी केसी से छोटा होगा। आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया था और उन्होंने आपको केसी का वैल्यू वगैरह सब दिया था। देखो ये जो सम था, ये सम में आपको एक रिएक्शन दिया था, ये सम में आपको आर का वैल्यू दिया था, ये सम में आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया था, ये सम में आपको केसी का वैल्यू दिया था। एक चीज़ याद रखना, ये सम में आपको इतना सब डिटेल देने के बाद ये चाहते हैं कि आप लोग ये सम सॉल्व करो और उसके बाद टाइम वेस्ट करो, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद सिर्फ डेल्टा एन का वैल्यू देखेंगे। अगर मेरा डेल्टा एन का वैल्यू निगेटिव आता है तो इसका मतलब कि मेरा केपी जो है वो केसी से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो यहाँ पे मैं डेल्टा एन का वैल्यू निकालूंगा 2, एनओ के लिए 2 है और O2 के लिए क्या है 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, राइट। और यहाँ पे कितना है 2 है, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 - 2। तो 3 - 2 अगर मैं करूँगा तो इसका मतलब मुझे कितना आएगा, 1 आएगा, 1, ठीक है। तो मुझे 1 आया। तो देखो मुझे ये डेल्टा एन का जो वैल्यू है, डेल्टा एन का वैल्यू मुझे क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर मेरा डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब कि मेरा केपी जो है वो केसी से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब कि आंसर क्या होगा, केपी इज़ ग्रेटर देन केसी, ठीक है। तो आपको इस तरह से वो हिंट जो है वो याद रखनी है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपको सम में गुमराह करने के लिए कुछ वैल्यू दिए होंगे, वो चाहते होंगे कि आप लोग ये सम सॉल्व करो और फिर कंपेयर करो कि केपी और केसी का वैल्यू क्या होगा, पर ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शन देख के और उसमें से डेल्टा एन का वैल्यू निकाल के आप लोग गेस कर सकते हो कि आपका केपी बड़ा होगा या फिर केसी, ठीक है। तो ये उस तरह सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है फॉर रिएक्शन 2NOCl gaseous gives 2NO plus Cl2 gaseous Kc at 427 degrees Celsius is 3 × 10⁻⁻6 लीटर पर मोल। द वैल्यू ऑफ Kp इज नियरली। देखो इसमें भी आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, इसमें आपको Kc दिया है और आपको बोला Kp है। अभी ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको Kp निकालने को बोला है। तो अगर आपको Kp निकालने को बोला तो आपके पास फॉर्मूला है Kp = Kc × RT पावर डेल्टा n। तो आप लोग वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये मेरा केमिकल रिएक्शन था 2NOCl गैसियस 2NO गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। तो केसी का वैल्यू उन्होंने दिया था तो मैंने केसी का वैल्यू लिख दिया। टेम्परेचर का वैल्यू उन्होंने डिग्री सेल्सियस में दिया था। अगेन हम लोग डिग्री सेल्सियस में वैल्यू लेते नहीं, हम लोग वैल्यू लेते हैं केल्विन में। तो मैंने डिग्री सेल्सियस का किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 273 से उसको ऐड करोगे। तो मैंने क्या कर दिया, 273 से जो गिवन टेम्परेचर था उसको ऐड कर दिया, तो मुझे आया उसका 700 केल्विन। आपका फॉर्मूला क्लियर है, Kp = Kc × RT पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन का वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 + 1 - 2, तो 2 + 1 = 3 और 3 - 2 = 1। तो यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो मैंने Kp के फॉर्मूला में डाल दिया 3 × 10⁻⁻6 × 0.082 × 700 पावर 1। ये सब सॉल्व करने के बाद मुझे Kp का आंसर आता है 1.722 × 10⁻⁻4। देखो यहाँ पे भी मैंने आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू भी मैंने 0.082 लिया है। मैंने पहले भी आपको बोला है, मैंने थ्योरी के लेक्चर में एक लिख के दिया था उसमें कि आर का वैल्यू केपी का ये रिलेशन में आपको आर का वैल्यू हमेशा 0.082 ही डालना है, ठीक है। तो मुझे आंसर आया 1.722 × 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 कहाँ पे दिख रहा है आपको, यस ऑप्शन नंबर डी हम लोग का जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है कि ऑफ द फॉलोइंग विच चेंज विल शिफ्ट द रिएक्शन टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। आपको एक नीचे रिएक्शन दिया है, रिएक्शन में आपको डेल्टा एच का वैल्यू भी दिया है, हीट दिया है, एंथैल्पी का वैल्यू विच इज़ प्लस 150 किलो जूल, I2 और यूज 2I का आपको एग्जाम्पल दिया है और पूछ रहा है कि ये रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड में जाने के लिए नीचे वाले कौन से कंडीशन फॉलो हो सकते हैं, ठीक है, या फिर नीचे वाले कौन से कंडीशंस में चेंज होने के बाद आपको ये रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो डेल्टा एच का वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव दिया है। तो ये जब भी मैंने आपको थेरी में जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें भी आपको मैंने एक टेबल बना के दिया था लेक एटलस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो वो टेबल में मैंने प्रेशर चेंज करने पे क्या होता है, फिर टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होता है,
देन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने पे क्या होता है वो आपको लिख के दिया था, तो उसके हिसाब से ही ये जो है वो इक्वेशन फॉलो होगा। अभी आपका अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। कब जाएगा, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। तो 58 का आंसर सी है। क्लियर है, आई होप आप सब लोगों को क्लियर है। तो वो टेबल आप लोग अगर देखोगे और टेबल फॉलो करोगे तो आपका लेक एटलस प्रिंसिपल वो टेबल में ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेक एटलस प्रिंसिपल के सम्स लेते वक्त पहले आपको वो टेबल पढ़ना पड़ेगा, आपको वो टेबल समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आंसर्स आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर द रिएक्शन CO gaseous plus Cl2 gaseous gives COCl2, द Kp डिवाइड बाई Kc इज RT इक्वल टू। देखो यहाँ पे आपको Kp और Kp डिवाइड बाई Kc का रिलेशन दिखाना है आपको। सिंपल सा सवाल है, आगे नहीं आपका AR 2004 में पूछा गया था, 4 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया था वो टाइम पे। तो सोचिए 4 मार्क के लिए इतना आसान सवाल आपको आ रहे हैं। इसके बाद ऊपर वाला जो भी सवाल था वो भी बहुत आसान था, वो भी एम्स मतलब कि मेडिकल। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाला सम था, तो वो भी आपको 2004 में पूछा गया था। अगेन वो भी 4 मार्क्स के लिए। आपको 4 मार्क्स के लिए इतने आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों को इसमें Kp डिवाइड बाई Kc करना। तो आपको यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आएगा 59 वाले सम में कि आपको Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको डेल्टा एन का वैल्यू देखना है। यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा एन का वैल्यू होगा यहाँ पे -1। देखो क्यों -1 होगा, COCl2 का कोएफिशिएंट है 1, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट को मैं ऐड करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 2, तो मेरा 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो RT पावर -1 हो गया, इसका मतलब कि 1 डिवाइड बाई RT हो गया। तो अगर 1 डिवाइड बाई RT हो जाता है तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा सी। ठीक है, कहा गया अपना सम। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, देखो मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन था, तो Kp इज इक्वल टू मैंने डाल दिया, तो 1 - 2 हो गया। तो Kc इंटू RT पावर -1 हो गया, तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू 1/RT। तो मेरा 1/RT आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अभी कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है, तो हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये सारे के सारे जो थ्योरी क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चंस आपके लेक एटलस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, और लेक एटलस प्रिंसिपल के लिए आपको वो टेबल पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। देखो लेक एटलस प्रिंसिपल आपको ये बताता है, अगर मैं कोई एक साइड में स्ट्रेस अप्लाई कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए वो जो रिएक्शन है वो दूसरी साइड में शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। वो स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेस होगा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, व्हाटएवर। अगर उसमें मैं चेंज कर दूंगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसमें मैं कहीं पे भी चेंज कर दूंगा तो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो प्रोसीड करेगा। तो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई करूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोसीड करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है लेक एटलस प्रिंसिपल के लिए। तो देखो लेक एटलस प्रिंसिपल के लिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है नीचे दिए स्टेटमेंट के लिए, इसके लिए आपको सारे के सारे स्टेटमेंट पहले पढ़ने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये तो कभी नहीं होता, कैटलिस्ट ऐड करने पे आपका इक्विलिब्रियम चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, आप लोग कैटलिस्ट ऐड करोगे। कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, कैटलिस्ट सिर्फ आपको एक्टिवेशन के जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए, वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, बाकी कैटलिस्ट कुछ नहीं करता। ठीक है, तो कैटलिस्ट से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो, और अगर आप लोग उसमें कैटलिस्ट डालोगे तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देगा, सेम उतना एनर्जी वो रिवर्स रिएक्शन के लिए भी देगा। तो ओवरऑल रेट में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। देन ऑप्शन बी पे जाते हैं, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी मैंने बताया ये भी नहीं होगा, कैटलिस्ट डालने पे कुछ फ़र्क ही पड़ता नहीं है। तो अगर वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करा तो सेम रेट वो रिवर्स का भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम इज नॉट चेंज्ड बाय कैटलिस्ट। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये बोल रहा है कि कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम का रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन डी देखो क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी बोलता है कैटलिस्ट आर एक्टिव ओनली इन सॉल्यूशन। ऐसा 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 कोई नहीं, ऐसा ये कुछ है नहीं कि वो सिर्फ सॉल्यूशन में एक्टिव होता है। ठीक है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैटलिस्ट कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिव हो जाता है तो उसे प्रोसीड करने के लिए होता है। ओके, ठीक है, तो 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
अकॉर्डिंग टू द लेक-एटलस प्रिंसिपल, इफ हीट इज गिवन टू सॉलिड लिक्विड सिस्टम देन, अगर मैं लेक-एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हीट मैं प्रोवाइड करता हूँ सॉलिड और लिक्विड मेरा सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी थ्योरी क्वेश्चन में भी थ्योरी के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी देखा था टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉलिड लिक्विड होता है इक्विलिब्रियम फेज, फिर लिक्विड लिक्विड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम फेजेस होते हैं। तो अगर वो फेजेस आपको दिखते हैं तो उसमें अगर मैं हीट प्रोवाइड करूँगा तो क्या होगा, मतलब कि इन शॉर्ट आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो हेट्रोजीनियस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। और अगर उसमें मैं हीट प्रोवाइड करूँगा तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो देखो उसका फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड विल रिड्यूस, ठीक है। देखो अगर मैं हीट प्रोवाइड करूँगा, अगर मेरा सॉलिड लिक्विड है कंडीशन है, तो अगर मैं हीट प्रोवाइड करूँगा तो सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट होना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, मतलब कि जो सॉलिड था उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। हम लोग को आगे क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विल रिड्यूस, ये तो कभी नहीं होगा। देखो सॉलिड है तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड का तो रिड्यूस नहीं होगा ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। देन इंक्रीज इन देन थर्ड वन क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट बढ़ा होगा तो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। देन डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी नहीं होता। आप लोग ऐसा गेस नहीं कर सकते कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो इसका आंसर इज ए, ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्वांटिटी ऑफ सॉलिड विल रिड्यूस। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन द रिएक्शन ए जी प्लस ए गैसेस बोला है प्लस 2b गैसेस बोला है, गिव्स सी गैसेस ये प्लस क्यू किलो जूल। आपको ये हीट बोल रहा है कि हीट जो है प्लस में दिया आपको एंथैल्पी का वैल्यू, ठीक है। तो ग्रेटर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड और द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि नीचे क्या कंडीशन होता है। देखो अगर आपको जो प्लस प्रोडक्ट के साइड में अगर आपको प्लस साइन दिख रहा है, प्रोडक्ट के साइड में अगर आपको एंथैल्पी का या फिर हीट का प्लस साइन दिख रहा है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपको केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट के साइड में अगर प्लस साइन दिख रहा है तो ये हमेशा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ही हो रहा है। तो इसका आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये आपको हिंट याद रखना है, ठीक है। ये आपको मैंने कहीं पे बताया नहीं है, पर इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट के साइड में अगर हीट का सिंबल दिख रहा है प्लस में, तो हमेशा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोलता है, फॉलोइंग द गैसेस रिएक्शन इज अंडरगोइंग इन वेसल, C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6 डेल्टा H जो है वो दिया है उन्होंने -32.7 किलो कैलोरीज, विच विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6। C2H6 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा तो नीचे में से कौन सा कंडीशन होगा जिसके वजह से आपका C2H6 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो देखो हम लोग नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं है, आपको टेबल देखना है सिर्फ। आपका जो टेबल दिया था मैंने, आपको टेबल फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल जो मैंने थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वो कहीं पे नोट डाउन कर लिया तो टेबल आपके सामने रखो, आपके सामने। तो अगर मैं टेबल फॉलो करूँगा और मुझे ये रिएक्शन C2H6 के साइड में प्रोड्यूस करना है, तो मुझे इसमें से जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर कम कर दूंगा तो फिर मुझे ऊपर वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब कि आपका जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है C2H6 का, C2H6 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है ये टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये आपको मैंने वो टेबल पे लिख के दी, टेबल में लिखा था कि एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, वो अभी आपको देखना है। तो एक्सोथर्मिक कब होगा, एंडोथर्मिक कब होगा, ये उसमें भी लिखा था, मेंशन किया था, तो ये मैंने बताया भी था। तो आपको रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, इसके हिसाब से आपको इसके आंसर्स आएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम 2a + 3b गिव्स 3a + 2b। तो इसका आंसर क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम। वो बोल रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको प्रेशर बढ़ाने पे ये रिएक्शन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है 3 + 2 = 5 होता है, और जो रिएक्टेंट का जो वैल्यू है 3 + 2 वो भी आपका 5 होता है। तो 5 - 5 = 0 होता है। तो यहाँ पे
कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग कहीं भी प्रेशर बढ़ाओ या फिर कहीं भी प्रेशर कम कराओ, ठीक है। तो नो इफेक्ट, तो 14 का आंसर आपका आएगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम 2NO2 गैसियस गिव्स N2O4 गैसियस, तो यहाँ पे प्लस 14.6 किलो कैलोरीज दिए। द इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड, आपको आप बोल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर में इंक्रीज करूँगा तो मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आपको ये केमिकल रिएक्शन दिया है, तो यहाँ पे देखो ये केमिकल रिएक्शन प्लस एंथैल्पी में दिया है, तो इसका आंसर आएगा ये फेवर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4, ठीक है। N2O4 का डीकम्पोजिशन होगा, मतलब कि N2O4 के फॉर्मेशन में वो चला जाएगा। तो ये आपको सॉरी ये आपको हो जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये होते हैं आपके थ्योरी क्वेश्चंस। इसके बाद और भी थ्योरी क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो थ्योरी क्वेश्चंस है, ये थ्योरी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है, अपने ओर से, और देखो कि आपको लेग एटलस प्रिंसिपल कितना समझा है और टेबल कितना समझा है। उसके बाद ही आपको समझेगा कि आपका कितना पढ़ाई हुआ। जो सुबह आपको क्लासेस से शायद वो शीट मिला रहेगा सॉल्व करने के लिए, वो शीट सॉल्व करो। बहुत आसान से सवाल थे उसमें, जितना हो सके उतना वो शीट सॉल्व करो, देखो कितना आता है। और अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर था, वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर JEE और नीट के लिए ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।